प्रॉफिट पे कर देते हैं, तो ये सारी चीजों का रिवार्ड कैलकुलेट हो जाता है। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो की बात की है कि पैसा जितने लोगों में सर्कुलेट होता है, मेरे से आपके पास जाएगा, आपसे आगे दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार से आगे होलसेलर के पास जाएगा, तो इस तरह ये पैसा आगे सर्कुलेट होता जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, टोटल ये 4 चीजों के वाले से हमने डिस्कस किया था पहली डेफिनेशन में। 3 बातें रिपीट कर रहा हूं। क्लासिकल, ईयर, उसका नाम, बुक का टाइटल, डेफिनेशन की एक लाइन, और अगर ये लेंथी क्वेश्चन आता है तो वेल्थ की एक्सप्लेनेशन के वो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और एक्सचेंज में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था साइंस ऑफ वेलफेयर, ये उसके बाद नई इकोनॉमिस्ट है, बाद में आने वाली कॉम है। 1890 1890 में उसने इसको जो है वो प्लान किया था, इसको डिस्कस किया था। 1890 में उस शख्स का नाम क्या था? उस शख्स का नाम था अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल के हवाले से उसने डिस्कस किया। डेफिनेशन क्या थी वो मैंने बुक से करवाई थी इसकी, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं साइंस ऑफ स्केयरसिटी। स्केयरसिटी किसको कहते हैं? शॉर्टेज को, किल्लत को। इसमें भी 3 बातें आपने लिखनी है। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। तीसरे नंबर पे ईयर, इसका कौन सा था? इसने 1932 में प्रेजेंट किया था। 1932 में अपनी डेफिनेशन को प्रेजेंट किया था, और जो प्रेजेंटर था उसका नाम क्या था? रॉबिन्स। और उसने बुक लिखी, उसका टाइटल क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा अथेंटिक थी। क्यों? इसने जनरल बातें की हुई हैं जो हमारी रूटीन लाइफ पर भी एप्लीकेबल है। वो कहता था साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ये इंसानी बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया करती है, या उसको डिस्कस करती है, उसको स्टडी करती है। ये वो वाली साइंस है जो कि लोगों के बारे में डिस्कस करेगी। अब कौन सी चीजों के बारे में डिस्कस करेगी? लोगों के 2 चीजें उसने बताई थी, वांट और रिसोर्सेस। वांट आपके जो है उसको हम एंड्स भी कहते हैं, एंड्स भी कहते हैं, अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होते हैं। स्केर्स का मतलब है कम है, थोड़े हैं। रिसोर्सेज थोड़े हैं, जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज्यादा है। अब बीच में गैप आ गया, उस गैप को पूरा करने का नाम इकोनॉमिक्स है, कि आप कम पैसों से ज्यादा चीजें कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वो इकोनॉमिक्स है। तो ये 3 डेफिनेशन के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। तो जितने बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है उनको मैंने रिवाइज करवा दिया, ये एक दफा देख लीजिएगा। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। उसके लिए भी हम एक कोशिश करते हैं स्केच बनाने की, नोट्स बनाने की। जितने बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ठीक है? जैसे जैसे मैं बनवा रहा हूँ, पेपर में एज इट इज लिखना है आपने, बजाय कि आप ये लिखना ये नहीं लिखना, इस चीज में परेशान रहे, तो एज इट इज लिखना है जो कि मैंने आपको मेंशन किया तीनों शक्लों में, नोट्स की शक्ल में मैंने मेंशन किया। साइंस ऑफ वेल्थ आएगा तो क्या लिखना है, वेलफेयर आएगा तो क्या लिखना है, स्केयरसिटी आएगा तो उसमें क्या मेंशन करना है। ठीक हो गया? तो एक ये चीज है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसमें है वो क्या चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगला सवाल है बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। अब ये 2 बातें याद रखनी है। मैं यहाँ पर पहले स्केच बना देता हूँ समझाने के लिए। बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस कह दें या रिसोर्स एलोकेशन कह दें? दोनों में आपने 3 बातें लिखनी है। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी पूछता है तो आंसर इन दोनों का सेम है। आंसर इन दोनों का सेम है, रिसोर्स एलोकेशन का भी। सबसे पहले नंबर पे जो पहला सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा क्वेश्चन है फॉर whom टू प्रोड्यूस।
यानी ये 3 क्वेश्चन है जो कि किसी भी इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बात करें, अगर आपने कारोबार शुरू करना है तो सबसे पहले आपका सवाल क्या होगा? सबसे पहला आपका सवाल क्या होगा? हमारा सबसे पहले ये सवाल होगा, यार कौन सा काम करें, कौन सा कारोबार करें। अच्छा, पहली बात हमने ये सोचनी होती है, यार करें क्या। इसी तरह जब गवर्नमेंट की बात करते हैं या इसी तरह किसी भी मुल्क की बात करते हैं तो मुल्क ये सोचता है, कोई नई हुकूमत आती है, जैसे पहली मरतबा हुकूमत आई है पीटीआई की, अब उसने ये सोचा हम कौन से सेक्टर को ग्रूम करें, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहला सवाल होता है। दूसरे नंबर पर हाउ टू प्रोड्यूस, ये तो हमने पता चल गया। जैसे मैं अपनी अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 2 कारोबार बड़े कामयाब हैं जो कभी बंद नहीं हुए, इवन के लॉकडाउन लग गया तो उसमें कोई मसला नहीं हुआ। एक तो जो मेडिसिन थी, मेडिकल का जो बिजनेस था वो बंद नहीं होता, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी आपका तूफान आ जाए, वो कारोबार बंद नहीं होता। तो जितने भी मेडिकल स्टोर्स थे या जितने भी इस तरह की चीजें थी वो बंद नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे जो खाने पीने का कारोबार है, फास्ट फूड हो गया या बाकी जो भी इस तरह के खाने पीने की बातें हैं, तो ये 2 कारोबार कभी बंद नहीं हो सकते। इसका मतलब है मैं ये सोचता हूँ यार अगर दोबारा फिर लॉकडाउन लग भी गया ना तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं कौन कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। तो 2 मेरे माइंड में चीजें आती हैं, या तो कोई मेडिकल स्टोर या कोई इस तरह की मेडिकेशन फील्ड में चला जाए या फिर फूड वाली साइड पर चले जाएं, दोनों में से कोई ये काम कर सकते हैं। चलें, मैंने ये सोच लिया कि यार फूड का मुझे पता है थोड़ा बहुत, चलें फूड वाली साइड पर चलते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस, फूड का काम कैसे करें, क्या इसमें फास्ट फूड रखें, क्या इसमें आप जो है वो पीने वाले जूसेस वगैरह रख लें, क्या इसमें आइसक्रीम रख लें, क्या रखें, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, वो जो तरीका कार होता है वो हाउ टू प्रोड्यूस है। फिर ये देखा जाता है यार ये जो दुकान है, ये जो फैक्ट्री है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर मैं ओपन करूँ, कौन सी मार्केट को कैप्चर करूँ। क्या ये जो फास्ट फूड है ये मैं समनाबाद वाले इलाके में ओपन कर लूँ, क्या मैं डीएचए में ओपन कर लूँ, क्या ये मैं लिबर्टी में ओपन कर लूँ, कहाँ पर ओपन करूँ जहाँ पर ये ज्यादा रनिंग बिजनेस हो। ये तीनों सवालों का जवाब हर इंडिविजुअल को भी देना पड़ता है अगर वो प्रोड्यूसर है, एक मुल्क को भी देना पड़ता है अगर एक इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। तो इसलिए बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस इसका हाइडिंग है, इसका टाइटल है बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन के। सबसे पहले हम इन सवालों का जवाब देंगे। अब आ जाते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं रिसोर्स एलोकेशन। आपके पास रिसोर्सेज हैं कैसे, इसमें 2 बातें आपको देखनी पड़ेंगी। पहले नंबर पे ये देखना पड़ेगा नीड ऑफ सोसाइटी क्या है। दूसरे नंबर पे आपको ये देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। पहले नंबर पे क्या ये मार्केट में चीज डिमांडेड है, क्या इसकी जरूरत है, इसका मतलब है उसकी नीड है। अगर वहां पर नीड है, जरूरत है, तो फिर क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेडिकल स्टोर की बात की है, मुझे मेडिकल फील्ड का नहीं पता, तो इसका मतलब है जरूरत तो है लेकिन मुझे उसका आइडिया नहीं है, मेरे पास उसके रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास उसके वसाइल नहीं है, उसको बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जरूरत है, नीड है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं वो काम करने के। आप ये चाह रहे हैं कि जी आपने अपने मुल्क में डैम बनाने हैं, पाकिस्तान की बात करें, अगर हमारी हुकूमत ये सोच रही है आपने मुल्क में डैम बनाने हैं, क्या डैम बनाने के लिए आपके पास जगह है, क्या रिसोर्सेज हैं। अगर ये सारी बातें हैं तो इसका मतलब है आप वो काम कर सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले क्या देखा जाता है, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज की बात की जाती है कि यार रिसोर्स है मेरे पास, अगली बात तो हम फिर बाद में करेंगे दूसरे नंबर पे। फिर इसकी एग्जांपल पर बात करते हैं। अब मैंने ये सोचा, आपकी आई कैप की बुक में भी ये बात लिखी हुई है कि 2 चीजें प्रोड्यूस करने का सोच रही है गवर्नमेंट, या तो टी प्रोड्यूस कर ले या कॉफी प्रोड्यूस कर ले। इसका मतलब है दोनों चीजें मार्केट में बहुत डिमांडेड है, टी भी बड़ी चल रही होती है, कॉफी भी मार्केट में बड़ी चल रही होती है, लोग इसको पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखें जरा, क्या मेरे पास इजीली कॉफी अवेलेबल है मुल्क में, क्या मेरे पास इजीली टी जो उसकी चाय की पत्ती है वो अवेलेबल है। तो इसका मतलब है अगर तो सोसाइटी की नीड तो है, लेकिन मेरे पास अगर रिसोर्सेज हैं तो फिर मैं वो काम करूंगा।
तो ये दो बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। इसके बाद नीचे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, नीचे इसके कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। टी एंड कॉफी वाली लिख लें जो कि आपके स्टडी टेक्स्ट में भी दी हुई है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, इसमें कम्बिनेशन के वाले से बात की जाती है, कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसमें टेक्निक्स देखी जाती हैं। क्या टेक्निक्स देखी जाती हैं। आपने किस तरीके से काम करना है, दो टेक्निक्स होती हैं। पहले नंबर पे होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरे नंबर पर होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि मैंने जो कारोबार करना है, मैंने जो बिजनेस करना है, क्या वो लेबर के जरिए किया जाए या मशीनों के जरिए किया जाए। जैसे आप देखें, आज से 10 साल पहले की बात है, जो सड़कें बन रही होती थी हमारी गली मोहल्लों की या हमारे जो मेन रोड्स की सड़कें बन रही होती थी, वो लोग मैनुअल बना रहे होते थे, खुदाई करते थे, खुदाई करके फिर वो सड़कें बिछाते थे, खुद उसके साथ वो स्पेयर कर रहे होते थे, उसको सेग्रीगेट कर रहे होते थे जो भी उसका रॉ मटेरियल होता था। लेकिन अब देखें, अब जितनी भी सड़कों की कटिंग है वो भी मशीनरी के जरिए होती है, जितनी भी जो सड़कें बन रही होती हैं वो मशीनरी के जरिए बन के उसके ऊपर बुलडोजर वगैरह जो भी मशीनरी चल रही होती है। तो दो तरीके होते हैं कोई भी कारोबार करने के, या तो लेबर के जरिए प्रोड्यूस किया जाए या फिर आप कैपिटल पैसा लगाकर कोई मशीनरी हासिल कर लेते हो, मशीनरी के जरिए वो काम किया जाए। दूसरा इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूं दे देता हूँ कि जैसे आपके बैंक है, बैंक में पहले क्या होता था, कैशियर खुद बैठा होता था और वो मैनुअल रजिस्टर पर लिख रहा होता था। इसको हम कहते हैं ये लेबर इंटेंसिव है कि आपको ज्यादा लोग हायर करने पड़ते हैं। अब वो चीज कम हो गई है, अगर आपको पैसे चाहिए, चेक की पेमेंट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप एटीएम कार्ड आप यूज कर लेते हैं। पैसे ही लेने हैं ना बैंक में जाके, या तो चेक के जरिए ले लें या एटीएम कार्ड के जरिए ले लें। अगर एटीएम कार्ड यूज करती हैं तो इसका मतलब है आप मशीन इस्तेमाल कर रही हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर आप किसी पर्सन के पास जाके ले रहे हैं, बंदे से ले रहे हैं, तो ये फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। इसकी तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब जितने भी हमारे गली मोहल्ले में या कोई भी आपके इलाके में बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो जो छोटे स्टोर है ना, वो अभी भी उन्होंने पर्ची सिस्टम रखा हुआ है, खाता सिस्टम रखा हुआ है। रजिस्टर पर वो लिख देते हैं, खाते पे वो लिख देते हैं, एक लंबी सी पर्ची बनी होती है और सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। इसका मतलब है वहां पर मैनुअल काम हो रहा है, इसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कुछ जगहों पे आप चले जाएं, जो अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उन्होंने बार कोड रीडर रखे हुए हैं, रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती है, वो खुद ही रीड कर लेता है यार इसकी कीमत ये है, ये प्रोडक्ट है, और वो लिस्ट खुद ही बाहर आ जाती है, कैलकुलेटर से आपको खुद जमा नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब है कोई भी काम करने की दो टेक्निक हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव होती हैं और कुछ जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। तो इसमें से कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी है आपने, कारोबार का तो डिसाइड कर लिया था आपने कि टी प्रोड्यूस की जाए, कॉफी प्रोड्यूस की जाए। अब आपने लेबर के जरिए करनी है, ज्यादा लेबर रख के करनी है कि ज्यादा कैपिटल रख के करनी है, या कोई इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, जितनी भी आपकी इकोनॉमी में चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो कम्बिनेशन के साथ हो रही होती हैं, थोड़ा लेबर और कुछ कैपिटल मशीनरी मिलकर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये दोनों चीजें हैं। इसकी भी एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं, जो मैंने मशीन वाली एग्जांपल दी है कोई एक एग्जांपल आप कोड कर दें कि आप लेबर के जरिए काम करना चाह रहे हैं या फिर कैपिटल के जरिए काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद तीसरा और आखिरी सवाल का जवाब हम देने लगे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन सी मार्केट को कैप्चर किया जाए। इसमें लिखते भला के आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, कौन सी मार्केट को कैप्चर किया जाए। जैसे अगर हम फास्ट फूड की बात करें, जहां पे आपके गली मोहल्ले में कोई एक मार्केट जरूर बनी होगी फास्ट फूड वाली, वहां पर जाके अगर आप कारोबार चलाएंगे, अगर थोड़ा सा टेस्ट है आपके पास, तो वो चीज बेहतर हो जाएगी। इसी तरह किसी हॉस्पिटल के पास अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे, वो ज्यादा चलेगा। इसी तरह अगर हमने टी और कॉफी की बात की है, तो पंजाब की जो जमीन है वो जरखेज है,
तो पंजाब में आके अगर कल्टीवेट करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा किस जगह पर जाकर काम करेंगे, बिल्डिंग कौन सी लें, कारोबार कहाँ पे जाके करें, कौन सी मार्केट को कैप्चर करें, कौन से कस्टमर को कैप्चर करें, ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आपने पहले ये सोचा कारोबार किया कौन सा जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर ये सोचा कारोबार किस तरीके से किया जाए, इसमें जो चीजें प्रोड्यूस करनी है वो कैसे की जाए, मशीनों के जरिए की जाए या लेबर के जरिए की जाए। फिर आपने चीजें प्रोड्यूस कर ली हैं, अब आपने सोचा यार इसको बेचा कैसे जाए। तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी इकोनॉमिक्स में, किसी भी बेसिक इकोनॉमी में ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपने एड्रेस करने होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस, या इसको कहा जाता है रिसोर्स एलोकेशन। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। किसी चीज की नहीं समझ आई तो बताएं। ये मैं सिर्फ स्केच बना रहा हूं समझाने के लिए, आपने इसको पैराग्राफ की बुलेट्स की शक्ल में लिखना है। मैंने पहले ही कहा था कि आपने पेपर में बुलेट्स की शक्ल में लिखना है, पेपर में बुलेट्स की शक्ल में लिखना है या पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। स्केच हाइडिंग का तो बन सकता है, लेकिन पूरे सवाल का स्केच नहीं बन सकता जैसे मैंने बनाया। मैं स्केच इस वजह से बना रहा हूं ताकि अभी ये स्केच पढ़ के आपके माइंड में बात बैठ जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है। इसी तरह इसके नोट्स बना के इसको एक्सप्लेन करते जाएं और आगे लिखना है, अल्फाज की शक्ल में लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया ना लेबर इंटेंसिव टेक्निक, आपने यहाँ पर अपने नोट्स में क्या लिखना है, वी यूज एज लेबर इंटेंसिव एंड द सेकंड मेथड वी यूज इन टेक्निक इज कैपिटल इंटेंसिव। तो ये अल्फाज कंप्लीट करने हैं, मैंने कीवर्ड बता दिया, इस कीवर्ड को आपने लाइन की शक्ल में कंप्लीट कर लेना। आगे चलते हैं, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन की डेफिनेशन कोई नहीं होती, उसके सिर्फ तरीके होते हैं जो नीचे मैंने डिस्कस कर दिए। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया कहाँ से था, ये क्वेश्चन बेसिकली ये बुक का ये सवाल है, बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में देखें क्या यही बात नहीं की हुई, दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू आस्पेक्ट द नीड ऑफ सोसाइटी एंड द यूज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो देखें ये वही डेफिनेशन है जिसके मैंने दो हिस्से कर दिए। अब ये डेफिनेशन को रटा मारना ज्यादा आसान हो गया कि स्केच को याद रखना ज्यादा आसान हो गया, स्केच को आसान होगा याद रखना। इसी वजह से मेरी स्केचिंग होती है कि आपने इसको आपने अल्फाज की शक्ल में लिखना है, पेपर में आपने अल्फाज ही लिखने हैं, लाइनें लिखनी है। हाँ नीचे मैंने फिर आपको कहा था टी और कॉफी की उसने एग्जांपल दी हुई है, तो देखें ये एग्जांपल है, वो कल्टीवेट क्या करे, कॉफी प्रोड्यूस करे या टी प्रोड्यूस करे। तो ये तीन बातें हैं, लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखने बैठ जाना, सिर्फ दो बातें बताई हैं कि रिसोर्स एलोकेशन होती क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, जिसमें दो चीज़ों का जिक्र किया जाता है, नीड ऑफ सोसाइटी का, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का। और उसमें हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए, क्या टी प्रोड्यूस की जाए या कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाए। इस तरह कुछ भी और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वीट और राइस की एग्जाम्पल दे सकते हैं, मटन उसकी बात कर लें आप, बार्ले की बात कर सकते हैं, कोई भी दो चीज़ों की कंपेरिजन आप कर सकते हैं। फिर देखें हाउ टू प्रोड्यूस में क्या लिखा, समझने वाली बात है कि किस तरह आपको मैंने मेन पॉइंट्स बाहर निकाल दिए हैं। दिस क्वेश्चन आस्क अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कॉम्बिनेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, यही लिखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जिसमें टेक्निक्स का जिक्र किया जाता है, डेट वुड बी यूज्ड प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। अब वो टेक्निक कौन सी होंगी, लेबर इंटेंसिव होगी या फिर कैपिटल इंटेंसिव होगी। ये देखें द प्रोडक्शन टेक्निक एंड विदर दीज वुड बी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तो वही चीजें हैं, सिर्फ आप ये देख लें कि इस तरह प्रेजेंट करना, आपने पूरे पैराग्राफ में से जो निचोड़ था, जो क्रक्स था, वो आपने बाहर निकाल लिया। ये दो पॉइंट आप लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, बाकी पूरे पैराग्राफ में कोई काम की बात नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी देखें दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। क्या यही बात लिखी है मैंने, that is who get the final national product and how much। ये इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो यही पॉइंट मैंने की पॉइंट्स की शक्ल में लिख रही हैं, जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, सिर्फ मैं इसलिए साथ साथ आपके नोट्स बनवाता जा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि पेपर में अगर आता है सवाल बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस वाला, तो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या चीजें लिखनी है क्या नहीं लिखनी। तो मैंने इसीलिए उसका स्केच बनाया है कि इसमें दो पॉइंट लिखने हैं, हाउ टू प्रोड्यूस में एक पॉइंट लिखना है,
होम टू प्रोड्यूस में 1 पॉइंट लिखना है। तो ये चीजों का स्केच अगर आपके माइंड में बैठ गया तो आधे सवाल तो भी तैयार हो जाएंगे आपके। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको फैसिलिटेट करूं जहां तक हो सकता है, आसानियां पैदा करूं जहां तक आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए कि पूरा पैराग्राफ में से याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं की पॉइंट बाहर निकाल देता हूं ताकि आप ये की पॉइंट्स को याद रख लें, अपने अल्फाज में लिख दें, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए जो इकोनॉमिक्स की है। ठीक हो गया बेटा? उम्मीद है यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे स्टार्ट करते हैं। साइंस और एन आर्ट। कैपिटल इंटेंसिव को एक बच्चे ने पूछा, दोबारा बता दें जी बेटा। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनरी के जरिए काम करना। हाँ, जो हाईलाइट किया है बस वो याद करना है। जो स्केच बनाया है बेसिक, वो भी हाईलाइट ही से ही निकाला हुआ चीजें, हाईलाइटेड चीजें ही निकाली हुई है इधर से। आज तो मैं जिक्र ये कर रहा था अगले क्वेश्चन का, साइंस और एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? क्या इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट है? तो सबसे पहले नंबर पे आपने ये एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक्स को कैसे देखा जा सकता है, क्या ये साइंस है या आर्ट है। इसके लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो डेफिनेशन है ना, वो सॉरी हाइडिंग है, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होती है क्योंकि आई के आपने ग्रीन कलर से हाइडिंग लिखी हुई है, और जो डेफिनेशन है वो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा होता हूँ। इन दिस मेथोडोलॉजी इकोनॉमिक बिहेव एज अ साइंस। आपने ये बात जरूर लिखनी है, इकोनॉमिक्स बिहेव एज अ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स बिकम एन आर्ट। अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है कि यार जो इकोनॉमिक्स है क्या ये साइंस है या आर्ट है, क्या ये साइंस है या आर्ट है। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। अब इस बात को प्रूव करना है कि इकोनॉमिक साइंस भी है और इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट है। इकोनॉमिक साइंस क्यों है? साइंस के लिए उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, साइंस के लिए उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। असर्टेनेबल, असर्टेनेबल का मतलब होता है यकीनी होती है, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। दस इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। एंड इकोनॉमिक्स collects his facts, analysis, classify them, and then discover general principle of governing these facts. तो इसका मतलब ये हुआ इकोनॉमिक साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये सारे काम होते हैं। पहले हमने बताया कि इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है, फिर हमने बताया साइंस होती क्या है। साइंस में नॉलेज होता है और उसमें सर्टन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यकीनी एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट आपको पता होता है। फिर हमने कहा क्या इकोनॉमिक्स में भी ऐसी चीजें होती हैं, तो हमने आखिरी लाइन हाईलाइट की है, एन इकोनॉमिस्ट कलेक्ट फैक्ट इकट्ठे करता है, उसका एनालिसिस करता है, क्लासिफाई करता है और अपने मुताबिक उसका जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर लेता है। ठीक हो गया? यहाँ तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो ये साइंस और आर्ट का जर्नल पैराग्राफ है, ये एक जर्नल पैराग्राफ है। उसके बाद फिर वो आ जाते हैं कि ये साइंस तो है लेकिन क्या ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। इसका मैं स्केच आपको यूं बना देता हूँ, चले पहले पढ़ लें बाद में स्केच बना देता हूँ। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? पॉजिटिव साइंस क्या होती है? डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चन सच एज अंडरस्टैंडिंग, बल्कि खाली सिर्फ इतना ही बड़ा, डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, ये इस चीज का डिस्कस करती है कि असल में वो चीज है क्या। नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? इट डील्स विद वैल्यू जजमेंट। दो चीजें हैं, क्या होना चाहिए ये नॉर्मेटिव साइंस है, इस वक्त क्या है ये पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और अगर हम इन चीजों पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, अगर आप इन चीजों पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं तो ये फिर एक आर्ट बन जाती है, जैसे कि उसने इस लाइन में लिखा हुआ है, साइंस इज एन आर्ट मैथडोलॉजी एंड आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। अब ये सारे सवाल की खिचड़ी सी पक गई है कि इसमें पेपर में लिखना क्या आपने। अगर वो ये पूछता है बताओ इज इकोनॉमिक्स साइंस और एन आर्ट, बेसिकली मैं यहाँ पर इसका स्केच इसलिए बना देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये बेसिकली आता है स्कोप के जमरे में।
स्कोप कहते हैं किसको है? स्कोप में दो बातें आ जाती हैं। पहले नंबर पे कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस भी है, और जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट भी है। अब इकोनॉमिक्स साइंस है, उसने क्या कहा था साइंस के बारे में? उसने ये कहा था कि ये मेथडोलॉजी है, ये मेथडोलॉजी है, मेथडोलॉजी है और नॉलेज है। अगर ये दो चीजें होंगी तो हम कह देंगे कि वो साइंस है। आर्ट किसको कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। जो चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं क्या उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है? अगर तो किया जा सकता है तो ये आर्ट है। अब साइंस के आगे फिर दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस, एक को हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। अब ये पॉजिटिव साइंस क्या होती है? ये पॉजिटिव साइंस क्या होती है, इसमें उसने बात एक्सप्लेन की हुई है। पॉजिटिव साइंस के अंदर हम दो चीज़ों का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस का, खाली फैक्ट्स लिख लें, और दूसरे नंबर पे इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं व्हाट इज, असल में चीज़ है क्या। ये चीज़ पॉजिटिव साइंस है। अच्छा, इसमें नॉर्मेटिव में क्या होता है? वैल्यू जजमेंट। और इसमें सवाल क्या पूछा जाता है? व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल पर आपको ये बात समझ आएगी। इसकी एग्जाम्पल देखें ज़रा। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त 10% है। ये डाटा है, फैक्ट है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है। इसको आप ये लिख सकते हैं इन्फ्लेशन रेट। ये ज़्यादा है ना, महंगाई ज़्यादा है, तो कम होनी चाहिए। इट मस्ट बी लो, ये कम होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ ना, मशवरा दे रहा हूँ, तो ये नॉर्मेटिव साइंस है। यही तो लिखा था वैल्यू जजमेंट। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये रेट कम होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट वाकई इस तरह के मैयर ले लेती है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अडॉप्ट करती है, और कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, या चलें इन्फ्लेशन रेट रिड्यूस हुआ या ना हुआ, गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी अप्लाई करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी जब भी अप्लाई होगी, तो इसका मतलब है वही चीज़ एप्लीकेशन बन गई। अब एक चीज़ जरा देखें एक जगह पे, ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। साइंस क्यों है? मेथड के हिसाब से ये साइंस है, नॉलेज के हिसाब से ये साइंस है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से ये आर्ट है। फिर साइंस के दो हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें फैक्ट होते हैं, हकीकत होती है, हकाइक होते हैं, और इसमें हम उन सवालों का जवाब देते हैं कि चीज़ असल में है क्या, व्हाट इज। उसके बाद फिर हम कहते हैं वैल्यू जजमेंट है, तो ये नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस में इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है, और इसमें सवाल का डिस्कस किया जाता है व्हाट शुड बी, हकीकत में क्या होना चाहिए, असल में क्या होना चाहिए। तो ये व्हाट शुड बी के हवाले से वहां पे डिस्कस किया जाता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ऐसे एक्शन ले लेती है, जैसे गवर्नमेंट नई स्कीम निकाल देती है, जैसे गवर्नमेंट ने निकाली भी है, रोजगार स्कीम निकाली है ना, अब क्या होगा, इसकी वजह से लोगों को कारोबार मिलेगा, जॉब मिलेगी, तो जो शॉर्टेज है, महंगाई है, वो पूरी हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट ने वाकई महंगाई कम कर दी तो हम कहेंगे इकोनॉमिक्स एक आर्ट की शक्ल में प्रेजेंट हो रही है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आर्ट कहते हैं। तो अब इतनी सारी खिचड़ी थी, उसमें से आपने क्रक्स निकाल लिया कि यार आपने लिखना क्या है पेपर में। साइंस और आर्ट में इकोनॉमिक्स में फ़र्क है। साइंस में रूल्स होते हैं बेसिकली ना। ये साइंस कौन सी है? ये सोशल साइंस है, दो जमा दो वाली साइंस नहीं है। साइंस का मतलब जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, वो साइंस का मतलब ये है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, और वो कानून हमेशा हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। जैसे A+B का स्केयर है, हर जगह एक जैसे ही रहेगा, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में,
अमेरिका में, इंग्लैंड में, बांग्लादेश में, हर जगह पे एक जैसा रहेगा। फिर आपने पढ़ा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिल जाए तो पानी बन जाता है। ये हर जगह ऐसे ही रहेगा। सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता। सोशल साइंस का मतलब ये होता है, सोशल का मतलब होता है समाजी, जिसका ताल्लुक लोगों से होता है, ह्यूमन बिहेवियर से होता है। अगर मुझे भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, हम दोनों क्या करेंगे? खाएंगे, खाना शाना खाएंगे, भूख लगेगी ना। तो सारे बंदे यही काम करते हैं, खाना शाना खाते हैं। अब जरा सोचें, कोई बंदा पिज्जा खाएगा, कोई बर्गर खाएगा, कोई रोटी खाएगा, कोई और चीज खा लेगा। इसका मतलब ये हुआ ह्यूमन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए इसको सोशल साइंस कहा जाता है। मकसद सबका एक ही है, पेट भरना, लेकिन सारे बंदे रात को एक जैसी चीजें तो नहीं खाते, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लोगों के बिहेवियर का मुतालिया किया जाता है, बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है। इस वजह से इसको सोशल साइंस कहा जाता है, प्योर साइंस नहीं कहा जाता। और आर्ट का मतलब होता है, आपने, जैसे मैं यूं अज्यूम करता हूँ, नमाज पढ़नी है, कुरान मजीद में भी हुक्म हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया नमाज पढ़नी है। ये क्या है? पॉजिटिव साइंस, फैक्ट है, हकीकत है, हमें पढ़नी चाहिए। सारी नमाजें हमें पढ़नी चाहिए, जुम्मे के जुम्मे नहीं, सिर्फ सारी नमाजें पढ़नी चाहिए। ये नॉर्मेटिव साइंस है। और अगर हम वाकई पढ़ लेते हैं, हम 5 वक्त के नमाजी हैं, हमने कल भी नमाजें पढ़ी हैं, आज भी नमाजें पढ़ी हैं, कल भी पढ़ेंगे, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। याद रहेगी बात। अब पूछें, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो। 2-3 बच्चों के सवाल थे, मैं आप जवाब दे देता हूँ उसका। हाँ, जो हाईलाइट किया बस वो याद कर लें, बाकी रहने दें। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप उसको पढ़ के एक दफ़ा याद कर लें, और वो हाईलाइट मैंने कर दी है जो चीज़ों को आपने याद करना है। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो जाहिर बात है आपकी अपनी होगी ना, वो तो कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है, जो की पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने वही याद करनी है जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का रिपीट कर दें, ओके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होती है कि जो काम आप कर रहे हैं वाकत हकीकत कागजों में ना हो, सिर्फ जैसे ऑरेंज ट्रेन बनी थी, कागजों में बन गई थी, अब प्रैक्टिकली उसको चलाया है, तो ये प्रैक्टिकल है, ये आर्ट है। आप कहते हैं नमाज, हर बंदा आपको कहता रहता है यार नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, ये साइंस है, नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हकीकत में पढ़ते भी हैं हम कि नहीं पढ़ते? सिर्फ सोचते ही रहते हैं। आप आज तय करते हो कि यार आपने आज 3 घंटे पढ़नी है इकोनॉमिक्स, पढ़नी है, अभी पढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मेटिव है। वाकई 3 घंटे पढ़ लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आर्ट हो जाएगा। तो आर्ट कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, हकीकत में जो चीज वाकई हो जाती है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये देख लें बेटा, क्वेश्चन में पैराग्राफ किस तरह था और पैराग्राफ को हमने स्केच में कैसे कन्वर्ट कर दिया। हाँ, एग्जाम्पल भी करनी होती है बेटा, एग्जाम्पल भी इसमें करनी होती है साथ मेंशन। तो ये देखें, ये असल में स्केच था, किससे कहानियां लिखी हुई थी, तो उसके अंदर से हमने सिर्फ 2-2 बातें, की पॉइंट्स निकाल ली हैं बस, बाकी हमने छोड़ दिया, बाकी किससे कहानियां नहीं लिखनी, सिर्फ टू दी पॉइंट डिस्कशन करनी है बस। अगला सवाल, इंपॉर्टेंस। अभी बेसिकली इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली फर्स्ट क्लासेस है, उसके बाद फिर आप लोगों ने जब नोट्स बनाने, एक दफ़ा रवानगी हो जाएगी ना, आप रवा हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा लिखना कैसे कैसे है, तरीका पता चल जाएगा। तो पहले चैप्टर के इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स बनवाऊंगा, उसके बाद आगे जाके फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे नोट्स बनाने हैं, फिर वो फ्लो बन जाता है। तो इसलिए साथ साथ अगर नहीं अब बनाएंगे ना, तो एंड पे जाके तंग होंगे आप लोग। फिर जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होनी है इंशाल्लाह यकम से, हमें जो नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यकम से हम लोगों ने जो स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको मैंने कहना भाई अपने रजिस्टर चेक करवाओ, अपने नोट्स चेक करवाओ। नोट्स कहाँ से चेक करवाओगे अगर बनाए नहीं होंगे तो? उम्मीद है कि तब तक हम 3-4 चैप्टर तो खत्म कर चुके होंगे जब तक हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू होती हैं। तो अगर नोट्स उस दिन बनाना शुरू करोगे, वो तो आधा सिलेबस गुजर चुका होगा। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ये नोट्स मैंने चेक करने हैं जब आपकी फिजिकल क्लासेस ऑन होंगी इंशाल्लाह। तीसरा सवाल, 2 सवाल हो गए हैं ना, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें सिर्फ 3 बातें लिखनी है आपने, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखनी, सिर्फ 3 बातें लिखनी है। क्या? जो बुक की हाइडिंग है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आपने लिखना है वो मैं नीले कलर से लिख रहा हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है चॉइसेस, और इन चॉइसेस का इम्पैक्ट हमारे पर हो, इसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, सैमुअलसन की एक डेफिनेशन है, बस वो लिखनी है। वो डेफिनेशन किधर है?
ये अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन एंड ऑथर्स इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है। ये सैमुअलसन एक इकोनॉमिस्ट है, उन दोनों ने मिलकर एक डेफिनेशन लिखी है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है, क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का मकसद ये है कि ये इम्प्रूव करता है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को, हमारी लिविंग कंडीशन को अगर इम्प्रूव करे, अगर हमारी लिविंग कंडीशंस को, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे तो हम कहते हैं ये इकोनॉमिक्स का गोल पूरा हो गया। इकोनॉमिक्स का जो गोल है वो पूरा हो गया। तो ये बेटा अल्टीमेट गोल के हवाले से बात की जाती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छे भले, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमें कोई नॉलेज होगा तो हम करेंगे ना। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है कि कैसे चीज़ों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना है। आपने नया मोबाइल ले लिया, नया मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया, अब ये इस्तेमाल करना नहीं आता, तो फ़ायदा उस चीज़ का। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मकसद यही है कि वो सिखाती है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप पैसे को कैसे अर्न कर सकते हैं, बेहतर तौर पर पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। इसलिए इंतहा की थ्योरीज हैं इसमें और लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं। तो यही उसका काम है कि डेली रूटीन में हम अपने बेनिफिट्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डेफिनेशन हो गई। तीसरे नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग्स लिखनी है, बस ये सारे पॉइंट्स। फॉलोइंग आर सम अदर गोल ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन के इकोनॉमिक चॉइसेस हैं, दूसरे नंबर पे डेफिनेशन और तीसरे नंबर पे हमने ये लिख देना है कि ये गोल्स हैं उसके। कौन कौन से गोल्स हैं, अब ये सारी सारी लाइनें मैं हाईलाइट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इसके की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। टू लोअर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी कोशिश ये होती है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर लें। इकोनॉमिक्स पढ़ने का दिया है कि बेरोजगारी दूर हो जाए। नॉलेज एंड स्किल्ड यूथ इज एबल टू फाइंड जॉब्स फेयरली इजीली, ताकि नई यूथ को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनको इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ा रहे होते हैं, उनको अपने फायदे नुकसान का पता चले। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो कि यार मुनाफा क्या है, नुकसान क्या है, कैसे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता। तो ये सारे मामले इकोनॉमिक्स के हैं। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में उतार चढ़ाव ना आए, फ्लक्चुएशन ना आए, बल्कि इस्तेकाम रहे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट, हमारी कोशिश होती है कम से कम इनपुट इस्तेमाल कर कर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें। तो इसको भी हम इकोनॉमिक्स के जमरे में ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद है एन इक्विटेबल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो। क्या मतलब, आपकी जो आउटपुट लेवल है वो बेहतर हो जाए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाए। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, दौलत की मुसावी तकसीम, अमीरों और गरीबों में फर्क ना हो। हाईलाइट पीडीएफ में मिल सकते हैं, क्या मतलब, ये तो जो जो लेक्चर लूंगा ना करूंगा उसके मुताबिक करवाता जाया करूंगा। जो भी लेक्चर होगा ना उसके मुताबिक करवाता जाया करूंगा। और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने हाईलाइट क्या कर दिया और आपका लेक्चर रह गया, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, वो एंड तक अवेलेबल होंगे आपके पास। तो इसका ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो सकता, ये तो हर लेक्चर में डिफरेंट होता है। मैं सुबह कोई लेक्चर पढ़ाऊंगा, वहां पे और कलर से हाईलाइट होगा, और चीजें होंगी। तो इसलिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें जो एंड तक आपको मिलेंगे। जी बेटा, अदर गोल्स में हम कर रहे थे एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी दौलत की मुसावी तकसीम, अमीरों और गरीबों में फर्क ना हो ज्यादा। उसके बाद है डेवलप इकोनॉमिक फ्रीडम, आपकी फ्रीडम में इजाफा हो, वेलफेयर में इजाफा हो बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज बनाए कि लोगों का बेनिफिट हो, लोगों के पास खुशहाली आए, लोगों की आमदनियों में इजाफा हो। तो ये सारे बेनिफिट्स के लिए, बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो बेटा तीन बातें हमने देखी हैं, देख लें जरा। इस पूरे पैराग्राफ से सिर्फ तीन बातें लिखनी है। एक पहली लाइन लिखनी है, इकोनॉमिक्स का मतलब है चॉइस मेकिंग। दूसरी एग्जांपल है डेफिनेशन के, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। तीसरे नंबर पे उसके गोल्स को एक्सप्लेन कर दिया कि पॉवर्टी कम हो, प्रोडक्शन बढ़ जाए, बेरोजगारी कम हो, आपका इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दौलत की तकसीम मुसावी हो। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन लिखना है, जो मैंने चार पांच बातें हाईलाइट की हैं। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी चीज़ की नहीं समझ आई बता दो।
नहीं, इकोनॉमिक्स चॉइस मेकिंग है, ये डेफिनेशन के तौर पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे अपने अल्फाज हैं। तो डेफिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम वो लिख सकते हैं जो कि किसी इकोनॉमिस्ट के अल्फाज हैं। जैसे एडम स्मिथ ने बताया तो हम उसकी डेफिनेशन कोड करते हैं, जैसे रॉबिन्स ने बताया उसकी डेफिनेशन कोड करते हैं। तो ये जो पहली लाइन है ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। मेन आइडिया लिखा, आपने मेन आइडिया को ना एक लाइन की शक्ल में एक्सप्लेन करना। गोल की हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बस गोल्स आपने लिख दिया, फॉलोइंग आर दी गोल्स, नीचे नंबरिंग कर दें या बुलेट्स बना दें, उसको पता चल जाएगा ये गोल है। लास्ट पार्ट में दोबारा समझा देता हूँ। और आपने मेन आइडिया को अल्फाज की शक्ल में लिखना है, यानी खाली ये नहीं लिखना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बस इतना नहीं लिखना, इसको एक्सप्लेन करना है एक लाइन में। थर्ड क्वेश्चन की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दें बेटा। कौन सा थर्ड? अच्छा, ये पहले पूछा था आपने, सॉरी। बहरहाल दोबारा मुझे पूछ लें, मैं भी यहाँ पर आपको रिप्लाई कर देता हूँ। खैर आगे चलते हैं बेटा। इसमें हाँ एक पॉइंट बच्चे ने पूछा है, वो रिपीट कर देते हैं। डेवलप इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम होता है माशी आज़ादी, माशी आज़ादी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कारोबार कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई आपका रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई इस तरह का कारोबार नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से मना है। इसके अलावा जो मर्जी कारोबार करें, जो हलाल जराए हैं ना, जो हलाल जराए हैं उससे आप कारोबार कर सकते हैं। वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब है अब ये कारोबार आपको क्या प्रोवाइड करेगा? खुशी प्रोवाइड करेगा, वेलफेयर प्रोवाइड करेगा। बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज दैट प्रोवाइड पीपल विद मोर चॉइसेस एंड सोशल बेनिफिट। अब ये सारे काम का मकसद क्या है? इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हासिल कर सकता हूँ। आपने एक रॉबिन्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी? कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। डेफिनेशन को हाइडिंग देकर लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन को अल्फाज की शक्ल में लिखना है आपने, जैसे लिखा हुआ है आई कैप में, जैसे आई कैप में लिखा हुआ है अल्फाज की शक्ल में वैसे ही लिखना है। हाँ, डेफिनेशन की हाइडिंग, यानी हाँ मैं बात अब समझाऊं, यानी अगर डेफिनेशन है ना, लेट्स सपोज, एक मिनट, ये अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन की हाइडिंग बनाएंगे यहाँ पे और फिर आगे डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, डेफिनेशन की हेडिंग बनाने, और किसी की हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन की हेडिंग बनाने लिखनी जरूरी होती है, उसको पता चले यार ये डेफिनेशन है। तो बेटा अभी तक हमने 2 सवाल कंप्लीट किए हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात की है। ठीक हो गया? ये सवाल करते हैं, उसके बाद फिर नमाज का ब्रेक कर लेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम डिस्कस करते हैं बेटा, एक मिनट। बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है?
बेसिकली आपके पास गैप आता है, स्पेस आ जाती है। जो आपकी वांट है वो अनलिमिटेड है, वांट जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं। बल्कि इसको मैं यहाँ की बजाय मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, वांट्स जो होती हैं वो आपकी अनलिमिटेड होती हैं, और दूसरे नंबर पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं। इसका मतलब है आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा है और आपके जो वसाइल हैं वो कम है। अब इन दोनों के दरमियान बीच में गैप आ गया, बीच में स्पेस आ गई। उस स्पेस को कौन पूरा करेगा? उस स्पेस को इकोनॉमिक्स पूरा करेगी, और इसी स्पेस का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्केर्सिटी। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई फिर? स्केर्सिटी, शॉर्टेज, किल्लत, कमी, कि आपके पास चीज़ों की शॉर्टेज है, आपके पास चीज़ों की कमी है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि वो शॉर्टेज को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। स्केर्सिटी है तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, स्केर्सिटी ना होती तो इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं पढ़ते। इसका ज़्यादा समझ अभी आपको आ जाएगा जब मैं इसके वांट के वाले से पहले बात करते हैं। वांट की फीचर्स क्या होते हैं? वांट के फीचर्स क्या होते हैं? वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। दूसरे नंबर पे वांट का फीचर क्या होता है? ये बार बार रिपीटेड होती हैं। सुबह भूख लगती है, दोपहर को फिर भूख लग जाती है, शाम को फिर भूख लग जाती है, तो वांट बढ़ती जाती हैं, राइज करती जाती हैं अगेन एंड अगेन। तीसरे नंबर पे डिफरेंस इन इंपॉर्टेंस। इनकी अहमियत में फ़र्क होता है। जैसे कुछ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जी मैंने मोबाइल भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, और मैंने लैपटॉप भी लेना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पहले मैं क्या चीज़ खरीद सकता हूँ? मोबाइल, फिर लैपटॉप, फिर गाड़ी, फिर घर। इसका मतलब है आपकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, आपकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट है। कुछ चीज़ें आप पहले डिमांड कर रहे होते हैं फौरी तौर पर, कुछ चीज़ें आप बाद में डिमांड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है इस चीज़ का, जिसको हम कहते हैं कि जी डिफरेंस इन इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया बेटा? याद रहेगी बात। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो बता दें। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा रिसोर्सेज, दूसरी साइड की बात करने लगे हैं। स्केर्स, मैं सिर्फ ये वर्ड समझाने लगा हूँ, स्केर्स का मतलब होता क्या है? स्केर्स का मतलब होता क्या है? स्केर्स को हम दो अल्फाज में डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं, स्केर्स की बात करने लगे हम। स्केर्स होता क्या है? एक होता है नो स्केर्सिटी, तो नो प्राइस। हाई स्केर्सिटी, हाई प्राइस। इसकी एग्जांपल मैं देने लगा हूँ। आप ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, घर में बैठे हुए हैं, कमरे में जहाँ मर्जी भी बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं? नहीं। क्यों? इस वक्त ये शॉर्टेज नहीं है, इस वक्त इसकी कमी नहीं है, इस वक्त इसकी किल्लत नहीं है, इसलिए अभी कोई पैसे अदा नहीं करे। अल्लाह रहम करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई हार्ट पेशेंट है या कोई भी है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, वहां पर जो ऑक्सीजन मास्क उसको लगाया जाता है इमरजेंसी में, उसके पैसे पे करते हैं आप लोग। क्यों? वहां पर शॉर्टेज है। जिस भी चीज की शॉर्टेज होती है हमेशा उसकी कीमत ज्यादा होती है। क्या मैंने यही बात कही थी? और जहां पर किसी चीज की शॉर्टेज नहीं होती उसकी कीमत भी नहीं होती। दूसरी एग्जांपल, आप पानी पीते हैं, आप पानी पीते हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो पानी हम लोग पीते हैं ये पानी, इसको मिनरल वाटर क्यों कहते हैं? कभी सोचा है? मिनरल वाटर कहते हैं ना अक्सर कि जी मिनरल वाटर हमें दे दें। बेसिकली ये मिनरल वाटर का, मिनरल का मतलब होता है मादनियात, जेर ज़मीन पानी। तो ये जेर ज़मीन पानी है जो हम हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास शॉर्टेज, आप किसी होटल में गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, खाने पीने गए हैं, खाने पीने की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, खाने पीने गए हैं, वहां पर अगर आपने कोई मिनरल वाटर की बोतल परचेज की है, हाफ लीटर, 1.5 लीटर, कोई भी है, पे करोगे? क्यों?
वहां पर जमीन से पानी नहीं निकाल सकते आप फौरी तौर पर, यानी वहां पर आपको फौरी तौर पर खाने के साथ पानी चाहिए होता है, इसका मतलब है वहां पर पानी की शॉर्टेज है। किसी दरिया के किनारे चले गए, किसी चश्मे पर चले गए हैं, वहां पर पानी पी रहे हैं, क्या वहां पर पैसे अदा करते हैं? नहीं करते। क्यों? वहां पर शॉर्टेज नहीं होती, वहां पर एक्सेस होती है। इसलिए जहां पर स्केयरसिटी होगी वहां पर इसकी कीमत भी होगी, जहां पर स्केयरसिटी नहीं होगी वहां पर इसकी कोई कीमत नहीं होगी। और इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो? इकोनॉमिक्स में आप किन चीजों का जिक्र करते हैं? जिन चीजों की स्केयरसिटी नहीं होती, जिन चीजों की स्केयरसिटी नहीं होती इसको हम कहते हैं फ्री गुड्स, और जिन चीजों की स्केयरसिटी होती है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड। तो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक गुड का जिक्र करते हैं, कभी भी फ्री गुड का जिक्र नहीं करते। अगर कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है वो कभी भी इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मसला ही उस वक्त जनरेट होता है जब स्केयरसिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? स्केयरसिटी होगी तो, स्केयरसिटी होगी तो फिर इकोनॉमिक गुड भी होगी, और अगर स्केयरसिटी नहीं है तो फिर हम इसको कह देंगे कि इसकी प्राइस भी नहीं है। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक्स गुड की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक गुड्स की बात करते हैं। यहाँ पर फ्री गुड का जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि अगर चीज फ्री होगी तो फिर इकोनॉमिक्स में उसका जिक्र ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की बेस ही स्केयरसिटी है। ओके हो गया? एक दफा पास पेपर में सवाल आया हुआ था, ये तो सवाल आया ना कि उसने कहा था स्केयरसिटी को एक्सप्लेन कर दें। एक दफा सवाल ये आया हुआ, पास पेपर भी साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। उसने कहा था टाइप्स ऑफ वेल्थ बता दें। क्या? टाइप्स ऑफ वेल्थ। टाइप्स ऑफ वेल्थ कह दे या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कह दे, बात एक ही है। टाइप्स ऑफ वेल्थ कह दे या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कह दे, बात एक ही है। कितने किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, कितने किस्म की वेल्थ होती है? पहले नंबर पे इंडिविजुअल वेल्थ होती है। इंडिविजुअल वेल्थ कौन सी होती है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात कर लें या वेल्थ की बात कर लें, एक ही बात है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा बॉल पॉइंट, मेरी कॉपी, रजिस्टर, मेरी शर्ट, ये लैपटॉप, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल वेल्थ हैं, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर पैसे देके खरीदी हुई हैं, तो ये इंडिविजुअल वेल्थ हो गई। एक वेल्थ होती है प्रोड्यूसर वेल्थ। प्रोड्यूसर वेल्थ कौन सी होती है? जो जितने भी ऑनर हजरात हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, वो जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल, ये बॉल पॉइंट मैं अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आया तो ये इंडिविजुअल वेल्थ है। ये बॉल पॉइंट मैं अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आया तो ये इंडिविजुअल वेल्थ है। लेकिन अगर यही बॉल पॉइंट आप दुकान में रख के बेचने के लिए लेकर आए हो तो ये फिर प्रोड्यूसर वेल्थ है। आप देखें, चीज वही है, चीज वही है, सिर्फ उसका इस्तेमाल उसको इंडिविजुअल वेल्थ बना रहा है या प्रोड्यूसर वेल्थ बना रहा है। दूसरी एग्जांपल, मोबाइल में अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आया तो ये इंडिविजुअल वेल्थ है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। लेकिन अगर मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं बेचने के लिए लेकर आया हूं, तो वही मोबाइल फिर प्रोड्यूसर वेल्थ है। गॉट इट? तीसरा, एक और वेल्थ की किस्म होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल वेल्थ, कौमी असासा। नेशनल वेल्थ क्या होती है? नेशनल वेल्थ होती है जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आपकी रोड्स हैं, मेन रोड्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी आपकी गली मोहल्ले की सड़कें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये सारी पब्लिक वेल्थ हैं। स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस सिस्टम, ये सारे का सारा नेशनल वेल्थ है। तो वेल्थ की तीन किस्में होती हैं। तो बच्चे परेशान हो गए थे यार वेल्थ कौन सी होती है, हालांकि वेल्थ और रिसोर्सेज एक ही बात होती है। तो उन्होंने रिसोर्सेज की टाइप्स पढ़ी हुई थी, वेल्थ की टाइप्स नहीं पढ़ी थी। वेल्थ की किस्में होती हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, टाइप्स। उन्होंने बच्चे परेशान हो गए जब ये सवाल पेपर में आया था। तो इसलिए एक चीज को अगर आपने याद करना है तो माइंड क्लियर करके करें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, अल्फाज भी क्लियर हो। दो चीजें होंगी तो पेपर में पास हो जाएंगे। रट्टू तोता बन जाएंगे तो पेपर में पास होना मुश्किल है। तो इसलिए याद करें, नो डाउट
याद करना बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में वही बच्चे पास होते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज याद की होती है, लेकिन कम से कम उसको समझे भी तो सही ना कि चीजें होती क्या हैं। दोबारा समझाना मेरा काम है, याद करना आपका काम है। तो ये बेटा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला पूरा क्वेश्चन है जिसमें से 3 सवाल बन सकते हैं। इसमें से 3 सवाल बन सकते हैं। कौन कौन सा? पहला सवाल ये बन सकता है कि यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, स्केयरसिटी होती क्या है। आप बताएंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द डिफरेंस या गैप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर्स रिसोर्सेस। दूसरा सवाल पेपर में क्या आ सकता है, वो कहेगा बताओ राइट अ नोट ऑन स्केयरसिटी। आप स्केयरसिटी पर नोट लिखें, तो स्केयरसिटी के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। फिर वो कहेगा कि जी टाइप्स ऑफ वेल्थ बताएं, वेल्थ की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो 3 उसकी टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर वो कहेगा फीचर्स बता दें, फीचर्स बता दें कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, तो वांट के वाले से हम फीचर बता सकते हैं। तो टोटल ये 3 किस्म के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। जी बेटा, अब आपके क्वेश्चंस, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। जो प्रोड्यूसर कंजम्पशन थी वो बेसिकली एडम स्मिथ ने बताई हुई थी कि ये वेल्थ की इतनी शक्लें हो सकती हैं, ये वेल्थ हम इस तरह खर्च करते हैं। तो ये टाइप्स में ये टाइप्स आ जाती हैं, ओनरशिप के वाले से ये टाइप्स हैं, वो कंजम्पशन के वाले से टाइप्स थी। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ बेटा मैंने बताई है। अच्छा, स्केर्सिटी के नोट्स में बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूं, एक बच्चे का सवाल का आंसर कर दूं। नेशनल वेल्थ होती है जो कौमी असासा होता है, जैसे पब्लिक पार्क्स हैं, जो रोड्स हैं, ये सारे जो हैं वो नेशनल वेल्थ है। जैसे मर्जी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हर बंदा गुजर सकता है, कोई रास्ता रोक के नहीं खड़ा हो सकता कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेशनल वेल्थ। अच्छा, दूसरी बात ये, एक बच्चे ने सवाल किया, अच्छा सवाल है, कि स्केयर सिटी का सवाल अगर पेपर में आए तो हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने सिर्फ इतना हिस्सा लिख देना है, स्केयर सिटी मीन्स शॉर्टेज, and when there is no scarcity it's mean it has no price, and there is no price it's called free goods, and in economics we do not discuss about free goods. In the other hand, high scarcity has high price, and high price known as economic goods which are discussed in economics. अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ये बात है। उसके बाद एग्जांपल दे दें, वो दरिया वाली एग्जांपल दे दें, पानी वाली एग्जांपल दे दें, ठीक है, ऑक्सीजन वाली एग्जांपल दे दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया बेटा, याद रहेगी बात। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। प्रोड्यूसर वेल्थ है जितने भी आपके वो होते हैं औजार, कंप्लीमेंट, जैसे आप ये कह सकते हैं कोई बढ़ई है, कोई बढ़ई है, कोई मोची है, उसके जितने भी औजार होंगे वो प्रोड्यूसर वेल्थ है। जो भी चीज़, जो काम कारोबार वो कर रहा है, कारोबार की जितनी भी चीज़ें होंगी ये प्रोड्यूसर वेल्थ है। जी बेटा, इसमें 3 बच्चों ने सवाल पूछे हैं, वो ज़रा मैं देख लूँ। पहले ये सवाल उसने पूछा कि सर एक दफ़ा ये बता दें कि ये सवाल कितने नंबर का आएगा। बेटा ये 3 से 4 नंबर का सवाल आता है, इससे ज़्यादा का सवाल आ ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम आपने 4 से 5 लाइनें लिखनी होती हैं, इसमें से कोई एक सवाल आ जाता है। तो बुक से एक बच्चे ने कहा बता दें। बेटा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये लिखी हुई है,
ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, और जो एक्सप्लेनेशन है ये उसी के अंदर से मैंने निकाली है, मगर ये आपको बहुत लेंथी पढ़ना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आपको ये क्रक्स नहीं मिलेगा, की पॉइंट नहीं मिलेंगे, तो मैंने इसलिए की पॉइंट्स यहाँ पर सेपरेट निकाल के लिख दिए हैं। आप इसी को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद एक बच्चे ने सवाल पूछा है, गवर्नमेंट इंप्लॉइज गवर्नमेंट वेल्थ है? नहीं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट वेल्थ नहीं, वेल्थ कहते हैं जो उनके असासे जात होते हैं, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं गवर्नमेंट वेल्थ या नेशनल वेल्थ, ठीक हो गया। फिर एक सवाल है, तीन सवाल कौन कौन से आ सकते हैं। पहला सवाल आ सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, दूसरा सवाल आ सकता है स्केर्सिटी क्या है, तीसरा सवाल आ सकता है फीचर लिख दें वांट के या वेल्थ की टाइप्स बता दें। पैराग्राफ में लिखना है बेटा, ये बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ, पैराग्राफ में लिखना है आपने। स्केच में इसलिए बना देता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाएं, आपको समझ आ जाए, अभी आपका लेक्चर तैयार हो जाए, लेकिन पेपर में आपने अल्फाज पैराग्राफ की शक्ल में लिखने हैं, बुलेट्स फॉर्म में लिखने हैं, फ्लो चार्ट नहीं बनाना। हाँ, नोट्स में बुलेट पॉइंट लिख लें फिलहाल, कोई बात नहीं, वो जब मेरे पास आप आएंगे चेक करवाने में आपको खुद ही बता दूंगा किसने क्या करना है, क्योंकि ये मैं डिपेंड करता है ना, हर बच्चे की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, नहीं सारे बच्चों की इंग्लिश एक जैसी नहीं होती, किसी को मेरी तरह की होती है थोड़ी सी माठी सी, किसी की बहुत अच्छी होती है, तो वो किस तरह, मैं पेपर चेक करूंगा, आपका रजिस्टर चेक करूंगा तो आपको बताऊंगा, हर बच्चे को बताऊंगा कि आपने पेपर में ऐसे लिखना है, आपने पेपर में ऐसे लिखना है, आपने पेपर में ऐसे लिखना है। अभी फिलहाल आप नोट्स कंप्लीट करते जाएं पैराग्राफ की शक्ल में या बुलेट फॉर्म में कंप्लीट कर लें, राइट लेफ्ट करना ठीक करना मेरा काम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया तो सारा लिखना है? नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया तो आपने सिर्फ ये बताना है वांट और रिसोर्सेज के बारे में बस, यानी वांट के फीचर बता दें, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी बता दें, और इसके अलावा आपने कुछ मेंशन नहीं करना वहां पे। स्केर्सिटी का बेटा बताया तो है कि आपने ये पैराग्राफ लिख देना, ये चार पांच जो बातें बताई है ना, हाई स्केर्सिटी, लो स्केर्सिटी, फ्री गुड, इकोनॉमिक गुड, इनको पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना है। वो टाइप्स ऑफ वेल्थ नहीं थी जो कल पढ़ी थी बेटा, वो कंजम्पशन के वाले से हमने डिस्कस किया था, एडम स्मिथ, सॉरी कंजम्पशन कह रहा हूँ, एडम स्मिथ के वाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब एक काम कर लें, 4:06 हो गए हैं, अगला क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, स्कोप और लिमिटेशन उसकी क्या होती है, वो सवाल अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। आप लोग ने जो नमाज पढ़नी है आप लोग भी पढ़ लें, तो 4:15 तक आ जाएं, 4:15 तक आ जाएं, 4:15 का मतलब है 4:15, तब तक मैं जल्दी आ जाऊंगा तो फिर मैं स्केच बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलें 4:15 तक दोबारा आ जाए, नमाज पढ़ लें जिसने पढ़नी है, नमाज का ब्रेक दे रहा हूं।
जी बेटा, इसके बाद मैं आपको एक नोट सेंड कर रहा हूँ, मैं नोट सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने उधर से करना है, बल्कि अभी वो बाद में करते हैं, पहले ही हम ये देख लें जो बाकी चीजें इधर से रह गई नहीं है। ये मैंने जो आपका नोट सेंड किया है ना, ये सेंड किए हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक में ना अच्छे तरीके से थोड़ा सा मेंशन नहीं था, तो मैंने इसलिए कोशिश कर दी कि बच्चों को पहले ही नोट्स प्रिपेयर कर दूं कि अगर परेशानी है तो वो पता चल जाए उनको। तो इसको टॉपिक 2 का नाम दिया है, बेसिकली ये ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, तो ये मैंने नोट्स की शक्ल में बताया क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो वैसे ही आप लोगों ने अपने जो रजिस्टर है उसको मेंटेन कर लेना, उसी के तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को मेंशन करना है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट्स इन एन इकोनॉमी, पार्टिसिपेंट्स भी इसको कहा जाता है, इसको एजेंट्स भी कहा जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, फोर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इसको फोर एजेंट्स भी कहा जाता है, इसको फोर पार्टिसिपेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये फोर पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पे एक होता है हाउस होल्ड, यहाँ पे हाउस होल्ड लिखा है, कंज्यूमर लिखा है, हाउस होल्ड लिखा है। एक और होता है दूसरे नंबर पे जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और इसको कलेक्टिवली फर्म्स कहा जाता है, फर्म्स। तीसरे नंबर पे जो तीसरा एजेंट होता है जो हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट। फोर्थ एजेंट होता है जिसको कहा जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन ट्रेडर। बेसिकली एजेंट कहते हैं किसको हैं? एजेंट कहते हैं किसको हैं? एजेंट कहा जाता है अ एक्टर और डिसीजन मेकर विद एन इकोनॉमिक मॉडल, यानी इकोनॉमिक्स में कितने लोगों का जिक्र किया जाता है। आप ही कहते हैं कि जी आपके घर में कितने लोगों का जिक्र किया जाता है, कितने बहन भाइयों का जिक्र किया जाता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में कितने लोगों का जिक्र किया जाता है, तो ये एजेंट्स हैं ऑफ एन इकोनॉमी। पहले एजेंट में बात की गई है हाउस होल्ड, तो डेफिनेशन वही याद करनी है, डेफिनेशन को रट्टा मारना है, डेफिनेशन को रट्टा लगाना, डेफिनेशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज वो पूछता है पेपर में, ठीक है। हाउस होल्ड क्या होते हैं? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड एंड सर्विसेज बट आल्सो प्रोवाइडिंग लेबर फॉर फर्म्स, जो कि लेबर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं फर्म्स को, ना तो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते, साथ साथ वो फर्म्स को अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाउस होल्ड। बेसिकली हम अपने आसान लैंग्वेज में इसको कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन कलेक्टिवली इसको हाउस होल्ड कहा जाता है, कलेक्टिवली इसको हाउस होल्ड कहा जाता है। तो इसलिए ये कंज्यूमर को, कंज्यूमर का नाम चेंज करके हमने हाउस होल्ड कर दिया हुआ है कलेक्टिवली। उसके बाद आ जाती हैं फर्म्स। फर्म्स क्या होती हैं? फर्म्स बेसिकली वर्ड डिराइव किया गया प्रोड्यूसर से। अगर सारे प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एक नाम बनता है फर्म्स। अब फर्म्स की डेफिनेशन देखें, द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ फर्म्स, कलेक्टिव, हाउस होल्ड में भी वर्ड था कलेक्टिव, ये सारे कलेक्टिव ग्रुप होते हैं किसके? द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, कि जो एक इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं वो फर्म्स हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट को स्टेट भी कहा जाता है, रियासत भी कहा जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन डेट गवर्न्स, जो क्या करती है? गवर्न करती है किसको? सोसाइटी को, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं।
जी बेटा इधर ही हूँ कहीं नहीं गया मैं, परेशान हो गया आप लोग यार, इधर ही हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट, रियासत जो ऑर्गेनाइज करती है, किसको गवर्न करती है, सोसाइटी को थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ कस्टम्स, एक्सरसाइजेस एंड लॉज, कवानीन बनाती है और कवानीन को फॉलो करवाती है, वो गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन ट्रेडर। फॉरेन ट्रेडर कौन होता है, जो बाहर के मुल्क से हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जिसमें दो चीजें आती हैं, इसमें इंपोर्ट्स भी आती हैं और इसमें एक्सपोर्ट भी आती हैं। देखिए उसने लिखा हुआ है द कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब यहाँ पर इकोनॉमीज की बजाय आप डिफरेंट कंट्रीज भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से जब आप ट्रेड करते हैं, सेल परचेज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं वो फॉरेन ट्रेडर है। तो बेटा ये एजेंट्स इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट से ये सवाल पेपर में नहीं आ रहा। तो फॉरेन ट्रेडर वाला जो क्वेश्चन, सॉरी बेसिक एजेंट वाला और बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस वाला जो सवाल है, ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको पता है कि पहले चैप्टर से उसने 10 नंबर का सवाल पूछना ही पूछना है। पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर मैं आपको पास पेपर का एक एनालिसिस करवाऊंगा। पहले पास पेपर करवाऊंगा सारे खुद, फिर आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इस अटेम्प्ट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में छोड़ना कुछ नहीं है, तैयारी के लिए छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से कर लें। हाउस होल्ड कौन होते हैं, हाउस होल्ड बेटा कंज्यूमर को कहते हैं, हाउस होल्ड बेटा कंज्यूमर को कहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर और हाउस होल्ड एक ही बात है। तो कंज्यूमर कौन होते हैं, बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि गुड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, हाउस होल्ड कहते हैं। फर्म्स कौन सी होती हैं, जो चीजों को बना रही होती हैं। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उसको हम फर्म्स कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेटा छोटे छोटे अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, इसको देख लें बेटा। इसको कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें सिर्फ अगर आया भी तो एमसीक्यूज आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बड़े कम आते हैं। कंजम्पशन क्या होती है, ये मैं यहाँ पर ही चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये आप अपने जब रजिस्टर बना रहे होंगे तो आपने भी सिर्फ इतना इतना ही लिखना है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। जो मेन हेडिंग होती है उसको ग्रीन कलर से कर देते हैं और जो डेफिनेशन होती है उसको ब्लू कलर से। कंजम्पशन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज डेट आर बॉट बाय पीपल। सारी वो चीज़ें जो लोग खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं, खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, उसको कंजम्पशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आया था इंडिविजुअल कंजम्पशन लेवल आर देन एग्रीगेटेड ओवर टाइम। हर बंदे की कंजम्पशन को ऐड कर लिया जाए तो वो मुल्क की कंजम्पशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद है बेटा कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन। कंपोनेंट का मतलब है कंजम्पशन कितनी जगहों पे हो सकती है। 3 जगहों पे कंजम्पशन हो सकती है, एक ड्यूरेबल पर, एक नॉन ड्यूरेबल पर। यानी आप कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च करते हैं, ड्यूरेबल पर। ड्यूरेबल होते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, फर्नीचर है, अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स है, घरेलू सामान जितना भी आप खरीदते हैं, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर, ये सारी चीजें ड्यूरेबल में आती हैं। इसके अलावा फिर हम किस पर खर्च करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फूड, क्लॉथ, जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें उसमें फॉल करती हैं। एक और जगह पे भी हम खर्च करते हैं सर्विसेज पर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी लॉयर के पास जाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, तो ये सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं लोग। तो कंजम्पशन की डेफिनेशन करनी है और उसके कंपोनेंट करने हैं विद एग्जांपल। बस ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 3 नंबर का, क्योंकि ये 3 से ज्यादा नंबर का पेपर में आ ही नहीं सकता। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर रहा हूँ, कंजम्पशन। दूसरे नंबर पर फिर बेटा आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्शन पे। अब ये प्रोडक्शन की जो मेन हेडिंग है उसको ग्रीन कलर से करते हैं और इसकी डेफिनेशन की एक ही बात आप लोगों ने लिखनी है, द प्रोसेस दैट क्रिएट्स और ऐड वैल्यू। एक ऐसा तर्ज अमल जो किसी वैल्यू में इजाफा कर देता है। जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश शक्ल में, जैसे खाली लकड़ी का ढांचा है तो वो सोफे की कीमत कम होगी, लेकिन अगर उस पर पोशिश भी हो गई है, रेक्सिन बिछा के हमने उस पर गद्दियाँ शदियाँ लगा दी हैं, तो उसकी कदर में इजाफा हो गया। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उसकी वैल्यू में इजाफा होता है वो प्रोडक्शन कहलाती है। तो ये पहली बात भी आप लिख सकते हैं, प्रोडक्शन रेफर टू कन्वर्जन ऑफ गुड एंड सर्विसेज good to another where the input are processed and transformed into output.
जब इनपुट को आउटपुट की शक्ल में कन्वर्ट किया जाए उसको भी प्रोडक्शन कहते हैं। दोनों में से जो आसान लगती है वो डेफिनेशन कर लें। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है और इसमें आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करना है। अब ये मैं अलग से लिख देता हूँ कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। नाम बता देने हैं, पहला कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल 4 पढ़े थे ना आप लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसके वाले से हमने बात की थी, जो कि नीचे उसने मेंशन भी कर दिए हुए हैं, ये देखें। एज डिस्कस लेटर, इसको रहने दें ये वाली बात को, बस ये जितनी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ इतने ही आपने नोट्स की शक्ल में मेंशन करना है। तीसरे नंबर पर बेटा फिर आ जाते हैं, ये सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकते हैं या 2-3 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, इसके अलावा नहीं आएंगी। स्पेशलाइजेशन क्या होती है? स्पेशलाइजेशन, तो ये उसने स्पेशलाइजेशन की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। स्पेशलाइजेशन अकर व्हेन वर्कर यूज स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज फॉर कंप्लीटिंग स्पेसिफिक असाइन टास्क। अगर एक बंदे को काम दे दिया जाए कि आपने सिर्फ यही काम करना है, तो वो स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स को ये कहा जाए, जैसे वर्कशॉप नहीं होती, मैकेनिक होते हैं, एक बंदे को कहा जाए कि भैया आपने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग ही करनी है गाड़ी की, तो वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो वो डेंटर कहलाता है। फिर एक पेंटर होता है, फिर एक इलेक्ट्रीशियन होता है गाड़ी का। तो ये स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं कि हर बंदे को एक ही काम दे दिया, वही वो करता जाएगा। इसकी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मैंने दी है वर्कशॉप वाली। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, जब अपनी लेबर को आप डिवाइड कर देते हैं, जैसे जो शख्स जिस काम में माहिर होता है आप उसको उसी काम पे लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं लेबर को आप डिवाइड कर रहे हैं। लेबर को आपने डिवाइड कर दिया। इनकी सिर्फ डेफिनेशन ही काम की है बस, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्नोलॉजी, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ले। टेक्नोलॉजी 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या होती है टेक्नोलॉजी? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इज रेफर टू एज ए टेक्नोलॉजी। नीचे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स की बात कर सकते हैं, ये उसने कहा हुआ है। सम ऑफ प्रोसेस इन्वेंशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्लूड्स एंटीबायोटिक, वाईफाई एंड सो ऑन फोर्थ। तो ये सारी एग्जांपल जो है वो हम उसकी कोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है डेफिनेशन और एग्जांपल, सिर्फ 2 चीजें हमने इसमें कोड करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। पहले हेडिंग को करते हैं, ये पेपर में सवाल आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लें बेटा। कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट कैपिटल अकमुलेशन। अकमुलेशन होता है इकट्ठा करना। किसी भी एक कंट्री में जब पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम कहते हैं कैपिटल अकमुलेट हो गया। अकमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना। नीचे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल मशीन, टूल्स, ये सारी उसकी एग्जाम्पल हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट्स, मटीरियल। डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गई, नीचे उसने प्रोसेस बता दिया हुआ। सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये सेकंड स्टेप है और ये फिर थर्ड स्टेप है। तो सबसे पहले नंबर पे क्रिएशन ऑफ सेविंग होती हैं। मैं सोचता हूँ मैंने कारोबार में पैसा लगाना है, तो पहले मैं अकेला बंदा तो नहीं लगा सकता, आज की सैलरी तो नहीं ना होगी, मैं उसको इकट्ठा करूंगा, आज पैसा जोड़ूंगा, कल जोड़ूंगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं पैसे उसके जोड़ता जाऊंगा। मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? मोबिलाइज का मतलब ये होता है फिर पैसे को इकट्ठा करके आप किसी बैंक में डिपॉजिट करवाओगे, या आप कोई सामान खरीद लोगे। जैसे आप अक्सर देखते हैं कोई बेकरी शुरू होनी है, कोई भी किसी ने कारोबार शुरू करना है, तो वो 1-2 दिन पहले बैनर लगा देता है कि इतनी तारीख को इफ्तिताह है। तो क्या उसने चीजें पहले खरीद ली होती हैं कि जिस दिन इफ्तिताह होगा उस दिन खरीदेगा? सामान उसने सारा पहले खरीद लिया होता है 1-2 दिन पहले, इसलिए वो बैनर लगा देता है कि भाई 2-3 दिन बाद मैंने इसका इफ्तिताह करना है। तो बेसिकली सेविंग जब आप इकट्ठी कर लेते हैं, मोबिलाइज कर लेते हैं, उससे आप कोई ना कोई चीजें खरीद लेते हैं, जो भी कारोबार आपने करना है वो कारोबार को फिर आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और वो ओपनिंग हो जाती है, तो वो कारोबार चलना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? सेविंग। सेविंग को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद सामान खरीदा और वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कारोबार शुरू कर दिया। तो ये 3 फेजेज हैं जो कि हमने इसको डिस्कस किए हैं। ये चीज हमने चैप्टर 6 में जाके डिस्कस करनी है, इसलिए इसको पेंडिंग कर दें। चैप्टर 6 में जाके हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो, अभी फिलहाल हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। अब ये देखें, ये नया पॉइंट आ गया,
सॉरी नया पॉइंट कह रहा हूँ, ये वही पॉइंट आ गया, स्केयरसिटी क्या होती है और चॉइसेस क्या होती हैं। इसको सिर्फ एक दफा पढ़ लीजिएगा, सिर्फ एक दफा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, सवाल नहीं आता। ये आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े थे एडम स्मिथ की डेफिनेशन में, ये वही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। अब इसमें लिखना क्या क्या है मैं वो आपको बताता हूँ बेटा। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पहली बात है, अच्छा ये डेफिनेशन दो दो लिखी हुई है, ये डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है, ये डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है। दो कैटेगरीज द नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन इनपुट इनटू प्रोसेस, मैन मेड रिसोर्सेज, एंटरप्राइज की इसमें बात की हुई है। या तो इधर से डेफिनेशन ले लें या फिर इधर से डेफिनेशन ले लें, ये देखें आपकी मर्जी है, डेफिनेशन जहाँ मर्जी से ले लें। फिर उसकी एग्जांपल दी हुई है, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जितने पानी है, जितने जानवर हैं, जितने रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो वापस अपनी असल हालत में आ जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो आप वापस अपनी असल हालत में नहीं आ सकते। ये सारी चीजें लैंड है, और ये 3 मरतबा एमसीक्यू उसमें उसने पूछा हुआ है। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इसकी एग्जांपल बताएं एमसीक्यूज में। तो इसलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेबर है, लेबर के साथ आप उसकी एग्जांपल कोड कर सकते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह कैपिटल की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। फिर एंटरप्राइज की डेफिनेशन, ठीक है, और उसकी कोई एग्जांपल कि ये प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है। तो ये सारे वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन में पढ़ लिए थे। ये हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन में पढ़ लिए थे, ये सारे वही फैक्टर्स हैं। उसके बाद ये आखिरी चीज, बाकी कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो ये आ जाते हैं रिवार्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब रिवार्ड्स क्या होते हैं, रिवार्ड्स क्या होते हैं, रिवार्ड्स के हवाले से डिस्कस करें तो रिवार्ड्स को कहा जाता है जो मुआवजा है। अब जरा बारी बारी मेरी बात नोट करनी है, ये सारा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारा ऐसे ही करना है जैसे बुक में है। अब जरा एक बात मेरी नोट करनी है आपने, लैंड पहला क्या होता है, लैंड, लैंड को क्या पे करते हो, मुआवजा, रेंट देते हो। दूसरे नंबर पर क्या होता है, लेबर, लेबर को क्या पे करते हो, वेजेस। तीसरे नंबर पे कैपिटल, कैपिटल को क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट। फिर आ जाते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को क्या पे करते हो, प्रॉफिट। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और ये उसके रिवार्ड्स हैं। तो रिवार्ड्स किस हिसाब से होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से होते हैं। रिवार्ड्स किस हिसाब से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से होते हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसी के हिसाब से रिवार्ड्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो ये सारा ऐसे ही याद करना है, रेंट क्या होता है, वेजेस क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। आज सारे लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज करने लगा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। तो रिवार्ड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं। इससे ऊपर एक बच्चे का क्वेश्चन है, पहले मैं देख लूँ क्वेश्चन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन कह दें बेटा, ऑर्गेनाइजेशन कह दें, प्रोड्यूसर कह दें, एंटरप्रेन्योरशिप कह दें, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन, आदिल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली बेटा, रिवार्ड्स, नहीं नहीं नहीं, रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन ही कह सकते हैं, रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन ही कह सकते। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, कुछ चीजें वैसे ही हैं जैसे इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है बेटा। ओके, हाईलाइटेड टेक्स्ट एक दफा हर सवाल का मैं बारी बारी बता देता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। एक दफा, ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट करनी है तो आप करते जाएं। सबसे पहले आज हमने, क्योंकि एंड पे मैं एक व्यू देता होता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा,
तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस किया था कि बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें हमने 3 सवालों का जिक्र किया। बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, 3 बातें डिस्कस की हैं। नीचे उसकी एग्जांपल हम लोगों ने कोड की है। ठीक हो गया बेटा। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे फिर हम लोगों ने डिस्कस किया स्कोप के हवाले से, स्कोप क्या होती है। तो स्कोप का एक इस तरह का हमने डिस्कस किया कि स्कोप में साइंस भी होती है, ये आर्ट भी होती है, ये पॉजिटिव साइंस भी है, ये नॉर्मेटिव साइंस भी है। उनकी एक एक एग्जांपल हम लोगों ने नीचे कोड कर ली। तो ये साइंस और आर्ट दोनों है, लेकिन इसको सोशल साइंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर का मुतालिया किया जाता है, इंसानी जिंदगी का मुतालिया किया जाता है, इसलिए इसको ह्यूमन बिहेवियर डिस्कशन या स्टडी भी कह रहे होते हैं। तीसरा सवाल फिर हमने ऑब्जेक्टिव वाला किया, इंपॉर्टेंस वाला किया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, दूसरे नंबर पे फिर हम लोगों ने उसकी पहली लाइन लिखी है, दूसरे नंबर पे डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेंशन कर दिए। ठीक हो गया बेटा। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा। एक मिनट सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि फीचर्स क्या होते हैं, स्केर्सिटी क्या होती है। जी बेटा, स्क्रीनशॉट कर लिया। वो बच्चे कह रहे थे स्क्रीनशॉट करना है, तो इसलिए मैंने कहा इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, स्केर्सिटी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, उसमें वांट के हवाले से बात की जाती है, और स्केर्सिटी का अलग से सवाल भी आ सकता है, ये क्या होता है। स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सिर्फ मैंने कहा पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, इसमें से सवाल कोई नहीं आ सकता। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के मैंने नोट सेंड कर दिए हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स के मैंने नोट सेंड कर दिए हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ना है आप लोगों ने। फिर हमने एजेंट पढ़े हैं कि 4 एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट। और डेफिनेशन के बारे में मैंने एक बात कही है कि डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है, जैसे आई कैप स्टडी टेक्स्ट में है। पूरे चैप्टर में या पूरी बुक में सिर्फ डेफिनेशन का रट्टा लगाना है बस, बाकी आपने समझ के अपने अल्फाज में उसको लिख देना है। लेकिन अल्फाज वो होने चाहिए जो बुक वाले हैं, अपनी लैंग्वेज में नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, या मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वही वर्डिंग होनी चाहिए जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना आई कैप नंबर नहीं देगा आपको। तो डेफिनेशन एज इट इज, एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्डिंग, लेकिन इकोनॉमिक्स वर्डिंग के साथ इकोनॉमिक्स के वर्ड उसमें बीच में ऐड होने चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं बेटा, फिर हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, टोटल 6 थे ये। कंजम्पशन क्या होती है, डेफिनेशन, अगर उसकी टाइप्स हैं तो टाइप्स वरना एग्जांपल। प्रोडक्शन क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, उसकी एग्जांपल। टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एग्जांपल। कैपिटल इंफॉर्मेशन क्या है, उसके हवाले से बात की है। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 से 5 नंबर का सवाल आ जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, ये सारा करना है इसमें, ये सारा करना है इसमें, ठीक है। यानी इसमें 2 से 3 लाइनें आप कर सकते हैं, ज्यादा सारा करने का मतलब ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपने ये करना है। इसमें 2 से 3 लाइनों तक आप उसमें चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड स्टेप में, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग के वाले से आपने बात की है। ये मैंने कहा कि आपने फिलहाल अभी नहीं करना, ये चैप्टर 6 में जाके हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्केयरसिटी एंड चॉइसेस। ये एक दफा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में नहीं आता। एमसीक्यूज में अगर कोई इसमें बात पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो इसमें डेफिनेशन, नीचे उसकी टाइप्स, अगर टाइप्स नहीं है तो उसकी एग्जांपल्स। लेबर डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, कैपिटल डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, एंटरप्राइज उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, और आखिर में हम लोगों ने रिवार्ड्स को डिस्कस किया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड्स कैसे होते हैं। तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया और मैंने कहा एज इट इज आप लोगों ने करना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछें। किसी चीज की नहीं समझ आई तो मुझे बता दें। हाँ जी, आज बेटा बस इतना ही हम लोगों ने डिस्कस करना था। फर्दर कल फिर हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, जो इससे अगला टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, उसके वाले से फिर हम डिस्कस करेंगे। और इसके आगे जो कुछ बाकी रिमेनिंग रह गया वो हम डिस्कस करेंगे। जाहिर बात है बेटा, अब इसमें कुछ चीज़ों का तो जो है वो इजाफा होना चाहिए। मोबिलाइजेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोबिलाइजेशन क्या होती है, मोबिलाइजेशन बेटा ये होती है कि जब, ये दूसरी स्टेज है, जब आप सेविंग करते हैं, मैंने कोई भी कारोबार करना है, मैंने कोई भी बिजनेस ओपन करना है, कोई भी फ्रेंचाइज रन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेविंग को इन्वेस्ट करूंगा, कुछ चीजें परचेज कर लूंगा। जैसे मैंने ये सोचा जी कारोबार करना है, आज करूंगा सेविंग, 1 2 3 4 5 6 महीनों बाद, साल बाद मेरे पास सेविंग इकट्ठी हो जाएंगी। उन सेविंग से मैं कुछ सामान ले लूंगा जो मैंने कारोबार करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पोर्ट्स की कोई शॉप ओपन करनी है, या मैंने कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, तो मैं सारा रॉ मटेरियल परचेज कर लूंगा। तो रॉ मटेरियल परचेज करूंगा तो उससे आगे मैं स्टिचिंग करके जो है वो सूट्स, जो मैं आगे चीजें बना सकता हूँ ना। तो मोबिलाइज का मतलब ये होता है कि आप सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप एक्चुअल में कारोबार शुरू कर देते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग है। एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों की होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा की हरगिज नहीं करनी। 2 से 3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर होती है, ठीक है। एजेंट, 4 एजेंट बताए थे बेटा, 4 एजेंट इसमें। एक था कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैंने नोट सेंड किया है इसको पढ़ना नहीं है बेटा, इसको एक दफा याद करना है आपने, यानी कल मैं इनको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, अब सोचा जा सकता है अवैस रहमान को, नहीं अवैस रहमान नहीं, जिस बच्चे का आंसर था ये, कामरान को, कि मैं सीआर बना दूं। अच्छी अच्छी बातें करता है ये। जी जी बेटा, बस इतना ही हमने डिस्कस करना था। आप कर सकते हैं, कामरान कर सकते हैं आप। मोबिलाइजेशन में होता है हम सामान खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट में होता है एक्चुअल में कारोबार शुरू कर देते हैं, बिजनेस रन कर देते हैं हम लोग। सेम, कल है फ्राइडे, फ्राइडे को आपका जो क्लास टाइम होगा वो होगा 4 to 5। कल 1 घंटे की क्लास है फ्राइडे को, सिर्फ कल वाले फ्राइडे में, सिर्फ कल वाले फ्राइडे में 4 to 5 की क्लास है, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड फिर हम इसको चेंज करते जाएंगे। कल 1 घंटे की क्लास है सिर्फ, ठीक है बेटा। 3 लाइन का मतलब है, 3 लाइन्स का मतलब है पैराग्राफ, 3 लाइन का पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।